अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनजिंग को एंड ट्रांसफॉर्मेशन को। दीज आर बोथ द पार्ट ऑफ ईटीएल प्रोसेस। कल हमने एक सेक्शन पढ़ा था, आज इंशाल्लाह हम क्लिनजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। सो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन में हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डाटा होता है and we are going to dig every single detail of the user। सोर्स कुछ भी हो, हमने कल जेपीजी इमेजेस की बात की थी, डाटा फॉर्मेट्स की बात की थी। तो आज जो हमारे पास कल जो हमारे पास डाटा आया था, आज उस पर हम क्लिनजिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो क्लिनजिंग, व्हाट इज़ क्लिनजिंग, पहले इसको समझते हैं कि क्लिनजिंग होती क्या है। ये वैसे एक क्रूशल, ये सारे प्रोसेसेस क्रूशल फेजेस के होते हैं। एक्सट्रैक्शन हो, क्लिनजिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो या लोडिंग हो। द क्लीनिंग प्रोसेस phase is crucial in a data warehouse system because it is supposed to improve data quality। Obviously जब आप क्लिनजिंग कर रहे होते हैं तो चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। नॉर्मली जो हमारे पास डाटा होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है, जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है। तो फॉलोइंग हमारे पास कुछ लिस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स की जाती हैं या इनकन्सिस्टेंसीज कौन सी होती हैं जो डाटा को डर्टी करती हैं। तो फर्स्ट इसकी कैटेगरी है जी डुप्लीकेट डाटा। आपने नॉर्मलाइजेशन में भी डाटाबेस में पढ़ा होगा कि आप एज इट इज़ डाटा कॉपी नहीं कर सकते डाटाबेस में। वेयर यू फाइंड डुप्लीकेशन इन योर डाटा यू हैव टू रिमूव दैट रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन। So duplicate data, for example, a patient recorded many times in a hospital patient management system। Let's say एक patient हॉस्पिटल में आया, लेट्स से उसकी कोई भी इंजरी थी और उसका सारा रिकॉर्ड जो है ना हॉस्पिटल वालों ने ले लिया। तो आज माइट भी उसका आर्म इंजर्ड था और उसका सारा डिटेल ले ली गई। इसके बाद दोबारा जब भी वो पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा तो क्या दोबारा उसकी सारी डिटेल ले लेनी चाहिए या सिस्टम को उसकी डिटेल, उसका डाटा सेव रखना चाहिए। तो लेट्स से अगर आप दोबारा एंट्री करते हैं तो सिस्टम में तो एंट्री चली जाएगी, क्योंकि हर दफ़ा एक तरह की इंजरी नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। बट वाई यू आर मेकिंग अनदर एंट्री, वाई यू आर नॉट मेकिंग फेचिंग द प्रीवियस डाटा फाइल्स जिसमें आप थोड़ी अपडेशंस कर सकते। तो डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो कि हम क्लिनजिंग में रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा हमारे इनकन्सिस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो लॉजिकली जो है ना लॉजिकली सब्स्टिट्यूट होती हैं। फॉर एग्जांपल सच एज एड्रेसेस एंड जिप कोड्स। नॉर्मली हम लोग अगर सब सियालकोट के रहने वाले अपने घर के एड्रेसेस के साथ जिप कोड लिखें तो इट विल बी द सेम। कुछ लोगों का घर का एड्रेस भी सेम होगा, क्योंकि नॉर्मली हम जब एड्रेस बार के अंदर जाके, अब आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करें किसी एचटीएमएल फॉर्म में किसी वेबसाइट पे, तो नॉर्मली लोग अपना हाउस नंबर नहीं लिखते, स्ट्रीट तक महदूद कर देते हैं एड्रेस को। अब एक स्ट्रीट में अगर दो लोग रहते हैं और एड्रेस सेम होगा, ठीक है, वहाँ तो क्लासिफिकेशन की जा सकती है नेम्स के साथ। लेट से हमारा आइडियल सिनेरियो ये कहता है कि दो लोगों का नाम भी सेम है। लेट से आप में से मैं कहता हूँ जी इकरा हैं, हमारी क्लास में दो, अगर दो इकरा हैं और दोनों एक ही स्ट्रीट में रहती हैं और स्ट्रीट का नाम तो वाजह है लेकिन हाउस नंबर वाजह नहीं, जिप कोड भी सेम है, तो पोस्टमैन या पोस्ट बॉय उसको कहाँ डिलीवर करेगा? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तो हमारी जो डाटा वेयर हाउस के डिज़ाइन के प्रोसेस क्लीनिंग के अंदर ये बात वाजिया तौर पे हमें याद रखनी है। जब भी हम डाटा वेयर हाउस डिज़ाइन करेंगे हमें इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ नहीं चाहिए। अच्छा, कोई भी डाटा मिस नहीं होना चाहिए। हम नॉर्मली ये करते हैं, हम कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें ना, तो वहाँ पे जाके हम अपनी जो स्टेरिक्स लगे होते हैं, रेड स्टार होता है, वो इन्फॉर्मेशन तो हमारी बहुत सॉलिड होती है कि हमने इस तरह इनपुट करनी है। हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बहुत सी ऐसी फील्ड्स को छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कस्टमर की जो सारी डिटेल है वो आपको चाहिए। हाँ, ये बात जहन में रखनी है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से ना पूछें जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अगले एग्जांपल में बात कर रहे हैं जी इम्पॉसिबल या अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ फील्ड्स। आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर किसी की ज़रूरत ही नहीं होती किसी रजिस्ट्रेशन में, किसी सोशल वेबसाइट के ऊपर। तो वाई यू आर गेटिंग दैट नंबर फ्रॉम द यूज़र। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर फील्ड कुड बी यूज्ड इम्प्रॉपरली टू स्टोर ऑफिस फ़ोन नंबर्स। तो अगर आप ऑफिस फ़ोन नंबर चाहिए तो फिर आपने फील्ड ऐड कर दी सोशल सिक्योरिटी नंबर, दैट इज़ अ बिग फ्लॉ।
आपको फ़ोन नंबर चाहिए था, आपको माइट भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ठीक है। सो वो कहता है इम्पॉसिबल रॉन्ग वैल्यूज़। अब आपने एक फॉर्मेट दिया हुआ है सच एज फील्ड के ऊपर जी अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ बताएं या कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दें, आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया। अब यूज़र जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ 2 की जगह ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि यहाँ वो मंथ की बात कर रहा है, और 30 की जगह एक्सपेक्ट हो रहा है कि यहाँ डेट की बात हो रही है। अब अगर वो इस वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ क्रॉस रिप्लेस कर दे तो आपके पास कुछ इम्पॉसिबल और रॉन्ग वैल्यूज़ आपके सिस्टम में जाएंगी, ठीक है। सो वेरी नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ फॉर अ सिंगल एंटिटी बेस बिकॉज डिफरेंट प्रैक्टिसेस वर यूज्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेसिफाई करते हैं, हाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर ये काम करते होते हैं कि जैसे हम एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं और उसके अंदर हम जाके कहते हैं जी PHY स्टैंड्स फॉर फिज़िक्स, CHE स्टैंड फॉर केमिस्ट्री। इसी तरह ही आप बाकी कोर्सेज़ की एब्रीवेशंस डिसाइड कर लेते हैं। लेट से कोई ऐसा कोर्स आता है जिसके पहले 3 वर्ड सेम हो, तो व्हाट विल यू डू। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कंट्रीज़ की, तो आप नॉर्मली लेट से आप कहते हैं जी आई स्टैंड फॉर इटली, व्हाट व्हाट स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत से लोग जब आप एड्रेसेस उनसे मेंशन करवाते हैं तो बजाय हेमलेट रोड लिखने के वो RD यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हेमलेट RD, मोस्टली लोग रोड को RD लिखते हैं लेकिन चाहिए क्या था, हेमलेट रोड, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमने परहेज़ करना है। इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ फॉर इंडिविजुअल एंट्री बिकॉज ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स। तो बहुत से लोग टाइपिंग के भी मिस्टेक्स कर देते हैं। लेट से आपको हेमलेट रोड चाहिए था, यूएस जस्ट टाइप हेमलेट रोड, तो टोटल डिफरेंट डायरेक्शंस हैं दोनों की फॉर अ पोस्ट ऑफिस बॉय। तो क्लीनिंग के प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जा सकती है कि इन पर्टिकुलर नोट दैट द लास्ट 2 टाइप्स मिस्टेक्स आर वेरी फ्रीक्वेंट। हम नॉर्मली भी जब कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं हमारे स्पेल मिस्टेक्स बहुत होते हैं, हम वर्ड्स को कोशिश करते हैं क्योंकि हम चूँकि आदी होते हैं चैटिंग करने के, चैटिंग में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को एब्रीवेशंस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली YOU जो स्पेलिंग है आप उसको सिर्फ यू से डिपिक्ट करते होते हैं, और एम को AM को जस्ट M लिखा जाता है चैट्स में। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है क्लिनजिंग के प्रोसेस में। सो कह रहा है कि ये जो मिस्टेक्स हैं बहुत फ्रिक्वेंट होंगी व्हेन यू आर मैनेजिंग मल्टीपल सोर्सेज एंड एंटरिंग डाटा मैनुअली, जब आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं मैनुअली। द मेन डाटा क्लिनजिंग फीचर्स फाउंड इन ETL टूल और रेक्टिफिकेशन एंड होमोजेनाइजेशन। तो आपको रेक्टिफाई करना है, आपको होमोजेनाइज करना है, हर चीज़ को बड़ा ध्यान से करना है। द यूज़ स्पेसिफिक डिक्शनरीज। हाँ इसका हल क्या है, ये तो प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम का हल भी तो होगा ऑब्वियसली है। आप क्या करते हैं जब आप डाटा वेयर हाउस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप अपनी डिक्शनरी बना लेते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश की एक डिक्शनरी हमारे पास नॉर्मली हर इंटर के स्टूडेंट्स के पास होती है, होनी भी चाहिए। वहाँ पे आपके पास डिक्शनरी होती है, आप डाटा डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, वर्ड्स की मीनिंग्स, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैटेगरी, हर चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है। तो यू हैव टू मेक योर डाटा डिक्शनरी, ताकि जब आपका डाटा आपके डाटा वेयर हाउस में आए तो आपका इंटेलिजेंस AI सिस्टम उस डिक्शनरी को फॉलो करे कि इस टाइप के डाटा के साथ मैंने कौन कौन से प्रोसीजर्स करने हैं। जब आप ऐसा प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रूल बेस्ड क्लिनजिंग। जो करती है कि वो इन्फोर्स करती है डोमेन स्पेसिफिक रूल्स। डिक्शनरी, अब इंग्लिश से हट के ज़रा टेक्निकली स्पीकिंग बात करें, हमारी IT और CS की फील्ड में इसे डिक्शनरी को डोमेन स्पेसिफिक रूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं एप्रोप्रिएट एसोसिएशन बिटवीन वैल्यूज़। इस चीज़ को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में मज़ीद डिस्कस करेंगे। होप सो आपको क्लीनिंग का प्रोसेस क्लियर हो गया है। तो लेट्स डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है नॉर्मली, अगर हम अपनी रियल लाइफ वे में देखें तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं एक चीज़ को एक फॉर्म से निकाल के दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर टेक्निकली बात करें इज़ द कोर ऑफ रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस। चलिए जी, क्लिनजिंग ने आपको डाटा क्लींस करके भेज तो दिया। अब लेट से ऊपर से वही कल वाली एग्जांपल इमेजेस आए हैं।
सारे इमेजेस हैं, कोई 150 इमेजेस हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट जो है ना उसकी डिटेल्स में जाएं तो आपको उसकी डाटा टाइप्स मिलेंगी। लेट्स से अगर डाटा टाइप की बात करें तो पहला इमेज था जेपीजी फॉर्मेट का, दूसरा फॉर्मेट था उसका जेपीईजी, तीसरा था जिफ और चौथा पीएनजी। अगर मैं ये डाटा एज इट इज़ डाटाबेस में भेज दूंगा और कल को मैं जाके कहूँगा कि जी मुझे इसको रिट्रीव करना है, तो हाउ मच क्यूरीज यू हैव टू राइट। तो ऐसी हजल से बचने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। और कैटेगराइजेशन को डाटा वेयर हाउसेज में रिकंसिलेशन कहा जाता है। इट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल सोर्स फॉर्मेट इनटू अ स्पेसिफिक डाटा वेयर हाउस फॉर्मेट। तो जैसे ही आपने डिक्शनरीज डिफाइन किया, आप अपने रूल्स डिफाइन करते हैं, आपने डाटा को उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में बाइंड करना है। आप ज़रा थर्ड लेयर आर्किटेक्चर पे डिस्कस ज़रा फोकस करें जो हमने पढ़ा था। तो उसमें ये चीज़ कहाँ पे हो रही होती है, ये चीज़ हो रही होती है रिकंसाइल्ड डाटा लेयर पे। ये फेज़ का जो आउटपुट है आपको डाटा रिकंसाइल्ड डाटा लेयर पे मिल रहा होता है। इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रिकंसाइल्ड लेयर, establishing a mapping between the source data layer and the data warehouse layer is generally made difficult by the presence of many different heterogeneous sources। अगर हम शुरू से ही, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप एक्सट्रैक्शन से ही कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे और वो डाटा एज इट इज़ फ्लो करता जाएगा, तो हो यू कैन इमेजिन कि आपका जो डाटा है वो कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आपने क्लिनजिंग परफॉर्म नहीं की तो देयर इज़ अ डुप्लीकेशन, आपने एक्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं की तो जिस तरह का मर्जी सोर्स आ रहा है आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास डाटा वेयर हाउस में ट्रिलियंस ऑफ स्पेस अवेलेबल होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डुप्लीकेट या नॉन एक्सट्रैक्टेड डाटा को फॉरवर्ड करते जाएंगे तो वो स्पेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी। सो कहते हैं अगर आप ये काम नहीं करते और ये वाला केस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी सारा डाटा एज इट इज़ फॉरवर्ड होगा, तो क्या होगा, कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फेज इज़ रिक्वायर्ड। एंड पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, और लॉट ऑफ इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी कि कौन सा डाटा कहाँ मौजूद है, किसको किसके साथ जोड़ना है। ये एक बहुत बहुत हेक्टिक प्रोसेस है डाटा वेयर हाउसेज में। सो अच्छे इंजीनियर और अच्छी प्रैक्टिस ये कहती है कि आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करें, रिकंसिलेशन भी करें, क्लिनजिंग करें और दोबारा रिकंसाइल करें, डाटा को कैटेगराइज करें। जब आप डाटा वेयर हाउस डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इस चैप्टर को आपने इंशाल्लाह हम देखेंगे मज़ीद, थर्ड चैप्टर में इसको जाके डिस्कस करेंगे, इसको और डीप जाके देखेंगे इसमें क्या होता है। बट देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल कहता है लूज टैक्स में हाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अगर आप वो डाटा एज इट इज़ आने दें, आपके पास लूज टैक्स आएगा और आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन माइट बी ट्रिलियंस बाइट्स फॉर अवे आपसे हो जाए। तो बिग डील एलटीडी डज नॉट एक्सप्लिसिटली शो दैट इट इज़ द लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के नाम साथ एलटीडी यूज़ कर रहे हैं, दैट डजंट डिपिक्ट कि वो लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी है, क्योंकि लूज टैक्स है। अगर आपने इसकी डाटा डिक्शनरी बनाई होती तो सिस्टम को पता होता कि एलटीडी के बैक एंड पे क्या डिक्शनरी है, क्या डाटा फॉर्मेट है। डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल डाटा। कहता है एक डाटा के लिए हो सकता है आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अ डेट कैन बी सेव्ड एज स्ट्रिंग और एज अ 3 इंटीजर्स। आप डेट के साथ बहुत से ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप पूरी डेट को एज अ स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। आप कैरेक्टर टाइप की अरेज, अगर आप प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट याद करें अरेज वाला, तो उसमें आप किसी भी अरे में, कैरेक्टर टाइप के अरे में डेट को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स आप इंटीजर टाइप के अरेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। So following are the main transformation process aimed at populating the reconciled data layer। तो कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसके एम्स क्या हैं। पेपर में जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं। लेट से वो पूछ लेता है आपसे कि कौन से एम्स हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को हैंडल करते हैं डाटा रिकंसाइल लेयर के ऊपर। तो सबसे पहले चीज़ उसमें आती है जी कन्वर्सेशन एंड नॉर्मलाइजेशन दैट ऑपरेट ऑन बोथ स्टोरेज फॉर्मेट्स एंड यूनिट ऑफ मेजर्स टू टेक डाटा यूनिफॉर्म। तो कन्वर्सेशन और नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली लीड करती है आपकी डुप्लीकेशन को। तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन जहाँ कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है तो आपके पास डुप्लीकेशन रिमूव की जाएगी। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन आपके पास क्या है, रिकंसाइलेशन, कैटेगराइजेशन। मैचिंग दैट एसोसिएट्स इक्विवेलेंट फील्ड्स इन डिफरेंट सोर्सेज। आप मैचिंग भी करते हैं कि यार मेरे पास इस तरह का कितना डाटा अवेलेबल है।
क्या मुझे एक तरह के डाटे की कितनी कैटेगरीज बनानी है और मुझे इसकी क्या मैचिंग्स करनी है। सिलेक्शन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ सोर्स फील्ड, जैसे आप बहुत मशहूर ज़माना हमारी जो एसक्यूएल की क्यूरीज हैं, आप किसी भी टेबल को क्रिएट करें, वहाँ पे जाके टाइप करें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, तो आपके पास यूज़र्स की सारी डिटेल आ जाएगी। तो यू आर मैचिंग एंड सिलेक्शन। मैचिंग फॉर एग्जांपल, आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है, तो लेट्स से आई वांट टू मैच समथिंग, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट आईटी, एमएससी आईटी के जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूँगा। ठीक है जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एमएससी आईटी। तो क्या इस क्यूरी के रिजल्ट में हमारे पास पूरी डेटाबेस पॉप आउट हो जाएगी? हमने एक मैचिंग क्राइटेरिया उसे बताया है, तो वो इसके रिजल्ट में हमें क्या करके देगा, हमें हमारा एमएससी आईटी का सारा डाटा निकाल के देगा, बजाय इसके जोलॉजी या किसी और डिपार्टमेंट का डाटा हमारे सामने शो करे। तो व्हेन पॉपुलेटिंग अ डाटा वेयर हाउस, नॉर्मलाइजेशन रिप्लेस बाय डी नॉर्मलाइजेशन। जब, हाँ एक बात ये चीज़ याद रखनी है आपने, जब डाटा आपकी डाटा वेयर हाउस में जा रहा है तो वो नॉर्मलाइज होके जा रहा है। अब जब आप उससे डाटा वापस मांग रहे हैं, या आपके सोर्स ने यानी आपके क्लाइंट ने आपसे कहा जी मुझे मेरा डाटा चाहिए, तो आपने उसको डी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन, यहाँ पे एक बात बुक में तो शायद नहीं लिखी, लेकिन आप ये चीज़ समझ लें कि जो चीज़ उसने रिमूव की थी नॉर्मलाइजेशन करते हुए, उसने उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि जब डाटा वापस क्लाइंट को उसी फॉर्मेट में भेजना है तो आपने उसे नॉर्मलाइजेशन से डी नॉर्मलाइज, अब चूँकि आपने नॉर्मलाइज किया, आपने डाटा तो रिमूव कर दिया डुप्लीकेट, तो इसका क्या मतलब है, जब डाटा वापस दोगे तो क्या लेस डुप्लीकेटेड डाटा दोगे? नहीं, उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में ही वापस करना है। Because data warehouse data are typically denormalized and you need aggregation to sum up data properly. तो at the end आपको क्या करना है, डाटा को सम अप करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्लासिकल एग्जांपल उसने दी है आपके सामने कि डाटा को कैसे क्लींस किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसकी करेक्शन की जाएगी। सो लेट्स से आई हैव अ पर्सन हुज नेम इज़ जॉन वाइट, अब उसने डाउनिंग स्ट्रीट 10 और जो भी उसका एड्रेस लिखा हुआ है, तो यू आर प्रोवाइडिंग द नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। आपने उसे बताया जी नहीं, इसे डाटा को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। सो वी आर यूज़ द वेरिएबल नेम, द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जिप कोड, सिटी एंड कंट्री। यू हैव टू कैटेगराइज द डाटा, यू हैव टू नॉर्मलाइज। तो आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया। आपने कहा जी नहीं, एड्रेस उसने लिखा था डाउनिंग स्ट्रीट ST10, तो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन डिक्शनरी क्या कहती है कि इसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट पूरी एब्रीवेशन लिखें। फिर आपने कहा जी कि नहीं, यूके को क्या लिखा हुआ है उसने, देखें दो चीज़ें उसने इंप्लीमेंट की हैं स्टैंडर्डाइजेशन में, एक तो उसने एड्रेस को ठीक किया है और एक उसने क्या किया है, यूके को यूनाइटेड किंगडम में कन्वर्ट किया है। नाउ इट्स कम फॉर द करेक्शन। करेक्शन ने क्या किया है, आपके पास था TW1A2AA जिप कोड, जबकि वो था SW1A2AA। अब सिस्टम चूँकि इंटेलिजेंट था, उसने देखा यूनाइटेड किंगडम कंट्री, लंदन का कोड T नहीं होता, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में पड़ा हुआ है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, S के साथ। सो क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आर ऑफन क्लोजली कनेक्टेड इन ETL टूल्स। ये बात हम जान भी चुके हैं और हमने पढ़ भी ली है। फिगर हमें बताती है क्लिनजिंग ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने कस्टमर डाटा पे परफॉर्म किया, तो हमने क्या किया, हमने इसमें से लूज टेक्स्ट को हाईलाइट किया और एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म की और रिमूव किया एब्रिवेशंस को। सो इवेंचुअली दोज वैल्यूज दैट आर लॉजिकली कनेक्टेड कैन बी रेक्टिफाइड। तो जो चीज़ें लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, यूजिंग डाटा डिक्शनरीज फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस, वी एक्सट्रैक्ट दैट वैल्यूज़ फ्रॉम दैट डाटा। सो ये आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे लोडिंग, और मेरे ख्याल से छोटा ही है टॉपिक, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लोडिंग इज़ इनटू अ डाटा वेयर हाउस है वेरी सिंपल और इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, क्योंकि डाटा आपके पास बड़ा रिफाइंड और बड़ा प्योर फॉर्मेट में आ चुका है। लास्ट स्टेप टू टेक होता है बेसिकली, ये लोडिंग कैन बी कैरिड आउट इन 2 वेज। इसके दो प्रोसेस हैं, या तो आप रिफ़्रेश कर लेते हैं या आप अपडेट कर लेते हैं। तो व्हेन रिफ्रेशिंग data warehouse data is completely rewritten. This means that the older data refresh is normally is used in combination with static extraction to initially populate the data warehouse. तो आप रिफ्रेशिंग करने से बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है कि जी आप डाटा री राइट कर रहे हैं। सो अपडेट क्या कहता है, ओनली दो चेंज अप्लाई टू डाटा सोर्स डाटा और एडिड टू द डाटा वेयर हाउस। हाँ, अपडेट में क्या होता है कि जी जो चेंज जहाँ पर रिक्वायर्ड है, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल में देखा होगा, यूके की जगह उसने सिर्फ यूनाइटेड, बाकी डाटा नहीं छेड़ा, उसका नाम नहीं छेड़ा, उसका जो कंट्री नेम है या सिटी नेम नहीं, उसने उसको चेंज नहीं किया। उसने उसको किसको चेंज किया है,
आपकी स्ट्रीट के एड्रेस को और आपके कंट्री नेम को। सो यू वर इन द स्टेट ऑफ अपडेट प्रोसेस। सो दीज आर टू प्रोसेसेस ऑफ लोडिंग। सो यहाँ पे हमारे जो 4 मेजर पॉइंट्स हैं ETL के वो कंप्लीट होते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल मॉडल। थैंक यू सो मच।